हेलो फ्रेंड, मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम देखेंगे महाजनपद के बारे में। पिछले वीडियो में हम सारी चीज़ों को यहाँ तक देख लिए थे, तो आज हमें महाजनपद के बारे में पढ़ना है। तो चलिए, महाजनपद को पढ़ने से पहले हम पीछे का जो टाइम पीरियड है उसको एक बार रिमेंबर करते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा था कि जो पाषाण काल है वो 10,000 ईसा पूर्व में था। उसके बाद हमारी सिंधु सभ्यता आई थी जो कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व थी। उसके बाद हमने पढ़ा था वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता हमने पढ़ा था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। फिर हमने वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट कर पढ़ा था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व था और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व था। तो उसके बाद का टाइम पीरियड जो आता था, आप लोग को रिमेंबर होगा, महाजनपद आया था। तो महाजनपद जो है वो 600 ईसा पूर्व से लेकर ईसा मसीह के जन्म यानी कि 0 ईसा पूर्व तक है। लेकिन हमने बोला था कि महाजनपद को पढ़ने से पहले उसी के अंदर क्योंकि आता है जैन धर्म, बौद्ध धर्म। जो महाजनपद काल है बहुत ही विस्तृत है, तो हमने बोला था कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम आगे महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि महाजनपद के अंदर 16 महाजनपद है, इसको पढ़ने में टाइम लगेगा। तो हमने बोला था कि महाजनपद को पढ़ने से पहले हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म को ख़त्म कर दिए थे। तो आज की वीडियो में हम महाजनपद के बारे में देखेंगे। महाजनपद बहुत ही विस्तृत था। इस समय अशोक जैसे महान सम्राट हुआ करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे थे, और कलिंग का युद्ध हुआ, और उसके बाद सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने से रोका गया चाणक्य के द्वारा। चंद्रगुप्त आए, फिर घनानंद था, क्रूर शासक था। ये सब चीज़ों के बारे में आसानी से इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, जब महाजनपद क्या है, तो बौद्ध ग्रंथ के अगुत्तर निकाय तथा जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की चर्चा है। तो 16 महाजनपद के बारे में हम देखते हैं। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा महाजनपद, किसी राजधानी क्या है और किस जगह पे कौन सा महाजनपद प्रेजेंट टाइम में है, मतलब प्रेजेंट टाइम के अनुसार कौन सा शहर है किस महाजनपद में। तो देखिए, मगध महाजनपद जो कि इसकी राजधानी थी राजगीर। कहीं कहीं पर राजगृह लिखा रहता है, कहीं कहीं पर राजगृह लिखा रहता है, तो मछली सब मिला के एक ही है। इसका महत्वपूर्ण नगर कौन था? पटना था, गया था, नालंदा था, भागलपुर और मुंगेर था। पटना, गया और नालंदा था। दूसरा है हमारा अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। इसके महत्वपूर्ण नगर भागलपुर, मुंगेर जो कि बिहार में पड़ता है, जहाँ बंदूक बनता है। उसके बाद है वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली। और इसका जो है ये मुजफ्फरपुर है। वैशाली था, मुजफ्फरपुर और दरभंगा का क्षेत्र। गांधार आता है, गांधार की राजधानी तक्षशिला, और इसका जो महत्वपूर्ण नगर है रावलपिंडी, जो पेशावर है, जबकि ये पाकिस्तान प्रेजेंट टाइम में पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट है कम्बोज का हाटक, उसे हम राजपुर भी कहते हैं। इसका क्षेत्र है राजौरी और हजारा क्षेत्र, जो कि पाक में है। देखो, सब पाक में इस समय प्रेजेंट टाइम में है। उसके बाद मल्ल महाजनपद आ गया। मल्ल का कुशिनारा राजधानी है। इसका जो क्षेत्र है वो देवरिया है। देवरिया यूपी में पड़ता है, गोरखपुर साइड में। उसके बाद काशी का जो राजधानी थी वाराणसी थी, वाराणसी के आसपास यूपी में है। उसके बाद कोसल है, कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती है। ये फैजाबाद, गोंडा यूपी में है। देखिए, यूपी में सब सारी चीज़ें हैं। सुरसेन का मथुरा था, मथुरा इसका राजधानी मथुरा थी, क्षेत्र भी मथुरा था। उसके बाद पांचाल है, पांचाल का क्षेत्र था, और बरेली बदायूं क्षेत्र था। चेंदी की शक्तिमती राजधानी थी, बुंदेलखंड क्षेत्र में था। वत्स जो है वो वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर से साइड में क्षेत्र इसका था। मत्स्य जो है उसकी राजधानी विराटनगर थी, राजस्थान, जयपुर का क्षेत्र में। कुरु जो है वो इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी, इंद्रप्रस्थ दिल्ली के पास में है, दिल्ली, मेरठ, हरियाणा, यह सब इसकी क्षेत्र है। अस्मक का पाटन था, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद जिसमें महाजनपद दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था अस्मक, जिसकी राजधानी पाटन थी। लास्ट है हमारा अवंती की राजधानी उज्जैन थी। उसके बाद ये कहाँ का क्षेत्र है? मालवा का क्षेत्र है। तो आगे हम देखते हैं, इसमें देखिए क्या है। प्राचीन भारत में राज्य की प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा गया था। अब देखिए, महाजनपद को कैसे भागों में बांटा गया था, और 16 जो महाजनपद हैं, किस राज्य में कितने महाजनपद पाए गए थे, यहाँ पर इसकी डिटेल चर्चा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे छोटा क्या होता था? कबीला होता था। उससे बड़ा ग्राम, उससे बड़ा जनपद, और सबसे बड़ा क्या होता था? महाजनपद होता था। अब देखिए, जो 16 महाजनपद है वो किस राज्य में कितने महाजनपद पाए गए हैं। देखिए, यूपी में 8 महाजनपद थे, जो कि सबसे ज़्यादा। बिहार में 3 महाजनपद थे, राजस्थान में 1 था, एमपी में 1 था, दक्षिण भारत में 1 था। दक्षिण भारत में वही जो हम लोग पढ़े नहीं थे, अस्मक की जो राजधानी पाटन थी, वहीं 1 है दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अस्मक का राजधानी पाटन। उसके बाद लास्ट है भारत के बाहर भी 2 है, जैसे भी हम पढ़े थे। पाकिस्तान में एक गांधार था, एक कम्बोज था। गांधार था तक्षशिला, पेशावर, रावलपिंडी में, और दूसरा था कम्बोज, हाटक, राजपुर, राजौरी। कहाँ पर था? राजौरी, हजारा क्षेत्र। ये दोनों पाकिस्तान में पड़ता है। तो चलिए अब देखते हैं हम जो 16 महाजनपद है उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद है, जो पहला, मतलब इसको कहते हैं मगध जनपद। क्या है? मगध जनपद। मगध जनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था। इसका ट्रिक है हसीन मशुकशा।
यानी कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और सतवाहन वंश। उसके बाद कौन किस पे राज किया था इसको हम डिटेल में भी देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए हर्यक वंश के बारे में देखते हैं। तो हर्यक वंश की जो टाइम पीरियड है वो 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व है। जो भी जितने भी सबका टाइम पीरियड आप मोस्टली याद रखिएगा। महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था और ईसा मसीह के जीवन समय यानी कि 0 ईसा पूर्व तक था। तो जितने भी मगध महाजनपद की जो टाइम पीरियड होगा 600 से लेकर 0 तक के बीच में ही होगा। तो हर्यक वंश का जो टाइम पीरियड हम देखे हैं, एक मगध पर शासन करने वाला पहला वंश कौन सा था, तो हर्यक वंश था। इसके जो संस्थापक थे वो बिंबिसार के पिता भाटिया थे। उसके बाद यह जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों के समकालीन थे। कौन थे, बिंबिसार, यानी कि बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इनकी पत्नी जो थी वो चिल्लना से प्रभावित होकर इन्होंने जैन धर्म को भी अपना लिया था। बिंदुसार ने 52 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अपने साम्राज्य का विस्तार विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में जीत के क्षेत्र किया। यानी कि जो बिंबिसार थे ये मोस्टली किसी राजा से जीत नहीं पाते थे, लेकिन उन्होंने एक दिमाग लगाया और अपने राज्य का विस्तार करने के लिए उन्होंने अलग अलग जगह पर विवाह किया और दहेज के रूप में कुछ उनको क्षेत्र मिल जाता था, जिससे इनके साम्राज्य का विस्तार आसानी से हो जाता था। तो उसके बाद हम देखते हैं इनकी कितनी शादी इन्होंने किया था। तो फर्स्ट इनकी पत्नी थी महाकोशला। महाकोशला से जब शादी किए थे तो इन्हें दहेज के रूप में क्या मिला था, काशी, जो कि वाराणसी है इस समय। दूसरी पत्नी यानी सेकंड शादी इन्होंने चिल्लना से किया था। चिल्लना कौन थी, वो वैशाली लिच्छवी चेटक की पुत्री थी और इसी से अजातशत्रु नामक लड़के का जन्म हुआ था चिल्लना से। फिर उनकी थर्ड पत्नी थी पंजाब के मध्य कुल की राजकुमारी क्षेमा और चौथी पत्नी थी अम्रपाली वैशाली की। मतलब धीरे धीरे इन्होंने शादी करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। पुराणों में बिंबिसार को श्रोणिक कहा जाता है, क्योंकि श्रोणिक मतलब पिता की हत्या करने वाला, नहीं सॉरी, श्रोणिक का अर्थ वो पिता की हत्या करने वाला नहीं होगा। पिता की हत्या करने वाले को पितृहंता कहते थे, हम गलती से यहाँ पर बोल दिए। तो बिंबिसार की हत्या जो है उसका पुत्र अजातशत्रु ने किया था। किस लिए किया था, क्योंकि जो इसका पिता था बिंबिसार, ये बहुत सारा शादी करते जा रहा था और अपने साम्राज्य को छोड़ नहीं रहा था। तो जो अजातशत्रु है, इसकी पत्नी सोच रही थी कि जल्दी से अजातशत्रु राजा बने, तो उन्होंने राजा बनने के लिए अपने पिता को ही मौत के घाट उतार दिया और खुद राजा बन गए। तो देखिए अब अजातशत्रु राजा बनते हैं। 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक रहे थे। ईसा पूर्व है, ईस्वी नहीं है, इसलिए पीछे तरक जाते हैं इसमें। तो इसे पितृहंता कहते हैं। अभी बताए थे कि यानी कि जो पिता की हत्या किया था बिंबिसार की, इसलिए इसे पितृहंता कहते थे। जो प्रथम बौद्ध संगीति नहीं हुई थी, अजातशत्रु के समय भी हुई थी। हम पढ़े थे बौद्ध समय में, बौद्ध जब धर्म पढ़ रहे थे। अजातशत्रु पहली हुई थी, दूसरा कालाशोक के, तीसरा कनिष्क के, चौथा अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क के समय। तो जो पहली बौद्ध संगीति थी अजातशत्रु के टाइम पर ही हुई थी। अब देखते हैं अजातशत्रु का अर्थ क्या होता है। शत्रु का नाश करने वाला। इसका वजीर जो था उसका नाम था वर्षकार। यह 16 वर्ष की आयु में मगध पर शासन किया था। इसी के शासनकाल में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। इसके पुत्र का नाम उदयन था। उदयन भी इसकी हत्या कर दिया था। वो भी किस लिए हत्या किया था अजातशत्रु का, वो भी राजा बनने के लिए किया था। कहते नहीं है जो बेटा करेगा वहीं उसका बेटा भी किया उसके साथ। यानी कि बिंबिसार को अजातशत्रु मारा, अजातशत्रु को उसका बेटा उदयन मारा। फिर उदयन अपने पिता को जो अजातशत्रु को मारा, फिर यहाँ से उदयन का राज्य स्टार्ट हुआ। उदयन 460 ईस्वी से 444 ईसा पूर्व तक किया। 460 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व तक इसने अपनी राजधानी कुसुमपुर बनाया। यहीं कुसुमपुर आगे चलकर पाटलिपुत्र पटना, जो कि इसी कुसुमपुर को ही हम पटना कहलाया बाद में। इसकी हत्या किसी अनजान व्यक्ति ने चाकू से घोप कर दिया था। इसके पुत्र का नाम था नागदशक, जो कि अगला शासक बना। लेकिन जो नागदशक था ये अपने पिता उदयन को नहीं मारा था, लेकिन जो नागदशक है इसका एक सेनापति था शिशुनाग, ठीक। तो शिशुनाग ने ही उदयन को चाकू घोप को मरा दिया और पता ही नहीं चला, और बाद में नागदशक को शासक बनाया। और नागदशक एक अयोग्य शासक था, तो इसकी भी हत्या शिशुनाग ने बड़ी आसानी से कर दी और हर्यक वंश का इन्होंने अंत कर दिया और मगध पर एक नए वंश यानी कि शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। हर्यक वंश का अगर लास्ट शासक पूछे तो नागदशक। यानी कि हर्यक वंश में हमने कितने राजे देखे, तो 4 राजा देखा हमने, 4 शासक। बिंबिसार था, अजातशत्रु था, उदयन था और नागदशक था। लास्ट में पूछे नागदशक। यानी कि देखिए जो बिंबिसार था उसकी भी हत्या उसके बेटे ने अजातशत्रु ने किया। अजातशत्रु का हत्या उसके बेटा उदयन ने किया, लेकिन उदयन की हत्या
किसी अनजान व्यक्ति ने किया और मोस्टली सब कहते हैं कि शिशुनाग ने ही इसकी हत्या कराया था। उसके बाद लास्ट शासक हर्यक वंश का बना नागदशक, और नागदशक एक अयोग्य शासक था, इसलिए इसको शिशुनाग ने मारा और उस पर शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। तो अगले वीडियो में हम शिशुनाग वंश के बारे में देखेंगे।